शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है, जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल के। तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया, क्या हमारी अज़ाओं पर गालियां दी गई? किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव है। यहां पर पालीगंज में हमारे अंसारी भाई बहुत रहते हैं। मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूं कि अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में 46 लाख है ना अख्तर भाई, 46,34,235 है। अब हम ये नाम लेके जा रहे हैं। कल से, बल्कि आज शाम से तेजस्वी और लालू परिवार अंसारी भाई अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2 मर्तबा हार गई। कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से? बताओ हमको। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे, ये दम छल्ले पुकार कर कहेंगे देखो वैसी ने राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। राजद चुनाव लड़ रही है कि परिवार बच जाएगा तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा का एमपी नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए, और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार। लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से। बोल दो आप, बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई फिक्र थी ना रहेगी तुम्हारे इन झूठे इल्जामात की। मैं परवाह भी नहीं करता। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूं। लोकसभा का चुनाव इस बार 7 चरण में हुआ और लगभग 6ठा चरण कंप्लीट होने के बाद अब 7वां यानी कि आखिरी चरण का मतदान बाकी है। लेकिन इस आखिरी चरण के मतदान में कई सीटें जो है कि काफी हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें काराकाट और पाटलिपुत्रा में जहां राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती प्रत्याशी हैं, जो कि राजद के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर हम लोग बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के रामकृपाल यादव वहां पे, जो कि वर्तमान में भी सांसद हैं, वो वहां के प्रत्याशी हैं। लेकिन तीसरा प्रत्याशी है AIMIM का फारूक रजा, जिनके चुनाव प्रचार के लिए असदुद्दीन अवैसी कल खुद वो आए हुए थे। और पालीगंज के मैदान में जिस तरीके से उन्होंने एकदम गर्मा गर्म और जिस बहस को उन्होंने छेड़ दिया, और खास करके जिस तरीके से आक्रामक वो दिखे तेजस्वी यादव के ऊपर। हालांकि उनका निशाना तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार भी थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन खास उनका तवज्जो जो है कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार को लेकर के था। जनगणना की जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस बिहार में 17% की आबादी मुसलमानों की है, उनको 2 टिकट दी जाती है और एक परिवार से 2 बहनों को टिकट दिया जाता है, ये क्या दर्शाता है। उन्होंने साथ ही साथ अंसारी समाज को लेकर के भी कहा कि अगर मैं यहां से वापस जैसे ही जाऊंगा, वैसे ही अंसारी बिरादरी को लोग जो कि हाथों हाथ यानी कि अंसारी भाई कहना शुरू करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भी लेकर के ये कहा कि उनको सिवान में दफन नहीं करने दिया गया। ये मुसलमानों के साथ एक तरह से देखा जाए तो नाइंसाफी हुई। एक तरह से देखा जाए तो काफी आक्रामक दिखे जो है कि तेजस्वी यादव के ऊपर असदुद्दीन अवैसी। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक खास रिपोर्ट देखिए YES24 न्यूज का। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि पिछले 20 साल से राजद ने बीजेपी को यहां से हरा नहीं पाई है, और आप देख रहे हैं
कि मजलिस पर इल्ज़ाम तो लगा दिया जाता है, मगर 2 मरतबा अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो इसकी जिम्मेदारी जहां पर नीतीश कुमार पर भी आयद होती है, वहां पर ये जिम्मेदारी राजद के तेजस्वी यादव पर भी आयद होती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम नीतीश कुमार के साथ खुदा ना खास्ता अलायंस कर लेते और वो छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेते, तो पूरा मीडिया ये पुकारता, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो सेकुलर नहीं है, नाम निहाद सेकुलर उनको कहना है। वो तमाम नाम निहाद सेकुलर कायदीन भी पुकार कर कहते कि ओवैसी की वजह से बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किशनगंज लड़े, पूर्णिया, कटिहार, अररिया हम नहीं लड़े। अगर हम वो लड़ते तो क्या हो जाता मालूम आपको? ये लोग इलेक्शन लड़ भी नहीं पाते, और हम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि अख्तरुल ईमान की दरिया दिली की वजह से हम नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि सर, तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम सीमांचल के गांधी के नाम से याद किए जाते हैं, तो हम उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार ना खड़ा करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सर, हम सिर्फ किशनगंज लड़ते हैं, सीमांचल की एक ही सीट हम लड़ेंगे। मैं कहता रहा, मगर मुझे अपने प्रदेश के सदर की बात को मानना पड़ा, और उसका नतीजा क्या निकला? राजद ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, मंजलिस के कई सैकड़ों अरकान ने 5 साल मेहनत की हैदराबाद से माजिद हुसैन के साथ, और सीमांचल की जनता ने वहां पर हमारे 5 एमएलए को कामयाब किया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने उस 4 एमएलए को खरीद लिया। और क्यों खरीदा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में आपकी एक सियासी लीडरशिप बनकर उभरे। लालू को तकलीफ हो गई, तेजस्वी परेशान हो गए। ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद से आकर बिहार में एक मुसलमानों की अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप को पैदा कर रहे हैं? इनको तकलीफ इस बात की हो गई कि वो समाज के लोग हैं जो हमारी सामने नजर मिलाकर नहीं बात करते, जो उनको कहते हैं वो उसका हुक्म मानकर तामील करते हैं। ये कौन है जिन्होंने आज हमारे सामने इनको लाकर खड़ा कर दिया? तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई? क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमान इनका यरगमाल बना कर रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बना कर रखेंगे, और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करके हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई। बीजेपी परेशान हो गई कि आखिर कौन लोग हैं ये जिसका हम डर दिखाते थे, आज वो जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 एमएलए खरीद लिए। दिल नहीं भरा तेजस्वी का और उनके बाप का। तो जिस दिन मतदान था किशनगंज का, उस दिन लालू यादव जो अब ज़ईफ़ी में आ चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि अख्तरुल ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2-2 मर्तबा हार गई। कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से, बताओ हमको। 2019 में 1 सीट पर मजलिस लड़ी किशनगंज से। अख्तर भाई को 3 लाख वोट, करीब 3 लाख वोट मिले।
40 में से एक ही सीट जीतती है गठबंधन, वो किशनगंज से। बताओ तुमने कितने पैसे लेकर मोदी से सीट हार गए अपनी तुम? अगर आज भी तुम सीट हारोगे, तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे, ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे, देखो ओवैसी ने कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। मगर देर मत करो, ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई। इनके पास दमखम नहीं है, इनके पास मर मिटने का जज्बा नहीं है। ये सिर्फ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं बता रहा हूं। राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। राजद चुनाव लड़ रही है कि परिवार बच जाएगा तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। आप बताइए, एक एक आपने कितने बरस लालू प्रसाद यादव को और मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा को मुख्यमंत्री का मौका दिया। उनके 2-2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2-2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा का एमपी नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए। और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। 22 उनके उम्मीदवार राजद ने दिए। अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप सीपीआई को मिला लेंगे, मल्ला की वीआईपी पार्टी को मिला लेंगे तो 32 उम्मीदवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं और 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे तुम्हारे परिवार से 2 और 22 में हमारे 2। बताओ ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये आपको सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये आपको सम्मान नहीं देंगे, ये आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे। ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे, मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोल दो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ। क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारी अज़ाओं पर गालियां दी गई? किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव हैं। अरे तुमको अगर इतना वोट की फिक्र थी तो तुम जाते उस जले हुए मदरसे का मायना करते। तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है। जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल को नहीं भिजाए जाते, उनका एक अलग घर होता है बच्चों का, जुवेनाइल होम कहते हैं अंग्रेजी में। वो मां पुकारते रही, वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत भिजाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने बैठी रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं।
तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा, कितने में उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख 1 करोड़ रुपया दिया गया। वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो दुबई में होटल खोला, होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर अजहरुद्दीन से। और आपको मालूम होटल का नाम क्या रखा उसने? हैदराबाद बिरयानी हाउस। यानी हम सब 5 साल तूफान आया, सैलाब आया, जमीन कट रही है, हम दौड़ रहे हैं। सीमांचल की जनता ने उनको कामयाब किया तो उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया। तो ये सिर्फ खरीदना जानते हैं, जो बिकता है उसको खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते कि ये मिला हुआ है, बी टीम है, वोट काटने वाला। तुम जितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं, तुम तैयार रहना, अल्लाह के दरबार में तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र थी ना रहेगी। तुम्हारे इन झूठे इल्जामात की मैं परवाह भी नहीं करता। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूं। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। हमने यहां पर फारूक रजा को हमारा उम्मीदवार बनाया तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मंजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। इनको डर इस बात का है, अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता में सियासी क़ियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे। हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे? पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। यहां पर पालीगंज में हमारे अंसारी भाई बहुत रहते हैं। मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूं कि अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में 46 लाख है ना अख्तर भाई, 46,34,235 है। अब हम ये नाम लेके जा रहे हैं। कल से, बल्कि आज शाम से तेजस्वी और लालू परिवार अंसारी भाई शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं बोल रहे थे। अंसारी भाइयों की आबादी 46,34,245 है। कितने साल लालू राबड़ी मुख्यमंत्री थे? 12 साल, 15 साल थे। तेजस्वी डिप्टी सीएम करीब 3 साल रहे होंगे, 3.5 साल, माने 19 साल के करीब राजद की सरकार। 46,34,245 अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में है। आपको नौकरी कितनी मिली और कितनी मिलनी, हम बताते हैं कितनी मिलनी चाहिए थी आपको? 78,000 अख्तर भाई कह रहे।
मिली कितनी नौकरी आपको? अब इसके बारे में तेजस्वी कुछ बोलेंगे, लालू बोलेंगे, नीतीश बोलेंगे? कुछ नहीं। बुनकर भाइयों की आबादी है, तुमने क्या किया उनके लिए? उनके पावरलूम के लिए क्या किया? याद रखिए, ये सिर्फ वोट हासिल करते हैं। नरेंद्र मोदी कल यहां पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आए थे, और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? वोट जिहाद की बातें उन्होंने की। मोदी ने कहा वोट जिहाद। मोदी ने लफ्ज मुजरा भी अपने जबान से निकाल दिया। मोदी जी, आपने पाटलिपुत्रा को आकर मुजरा की बात की, तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है मोदी जी, पिछले 3 साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे, तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे चीन के साथ? आप ये समझ रहे हैं कि आप मुजरा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है? मोदी जी, बहुत बोल सकते हम, आपकी आरएसएस की तारीख को बयान कर सकते। चीन को नहीं हटा रहे, चीन कब्जा करके बैठा है, तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे हैं चीन के साथ। फिर मोदी जी कल बोले मुजरा। मोदी जी, वो जो धर्म संसद हो रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही हैं, तो आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। मोदी जी, जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं और जो लोग CAA कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे हैं। मोदी जी, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका मामला है। नौजवानों, अब तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ। आप और हम तो पैदा हुए ना अम्मा की पेट से, हमारे पैदा हुए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मैं वैसा नहीं पैदा हुआ। मोदी जी, आप इंसान भी है या नहीं, हमको डर हो रहा है। मगर मेरे भाई, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, कोई हमारे करीब भी नहीं आएगा। जब हम मुत्तहिदा तौर पर अपने ताकत को दिखाएंगे, तो यकीनन सब आएंगे। तभी तो आपकी तकालीफ और मसाइल दूर। वरना आज आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने वाले नहीं बन पाए। मंजलिस का पैगाम यह है कि वोट लो, नेता बनो, राजनेता बनो, लीडर बनो, अपने मसाइल को खुद हल करो। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो। इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।